Hello everyone, welcome to the another chapter of Class 12 Politics, Era of One Party Dominance. So, we welcome you to the another lecture of Clarity by Experience of NCRD Decoded series. Today we are going to read about the chapter Era of One Party Dominance. So, इस चैप्टर के बारे में रीड करने से पहले हम इसको देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका एक ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं। तो उसमें हमें क्या पता चलता है, हमने जब लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना और कैसे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हमें कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। उसके बाद हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, कैसे हमारा पार्टीशन हुआ, कौन कौन सी स्टेट्स थी जिनको हमें एनेक्स करने में, उनको हमारे अंडर लाने में प्रॉब्लम्स हुई थी। हमने त्रवंकोर को पढ़ा था, हमने हैदराबाद को पढ़ा, और भी हमने बहुत सारी स्टेट्स को पढ़ा कि जिनके लिए हमें अलग से कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने पड़े, कुछ हार्श मेजर्स भी लेने पड़े, जिसके अंदर हमने कई बार आर्मी को डिप्लॉय किया ताकि हम एक यूनाइटेड इंडिया को फ्रेम कर सकें। अब हम इस चैप्टर के अंदर जो देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि देखिए हमारा इंडिया तो बन गया, हमारी एक नेशन बन चुकी है, हमारे स्टेट्स डिवाइड हो चुके हैं। हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो 1953 में इस्टेब्लिश हुआ और कैसे 1956 के अंदर फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा पास हुआ। आज हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि कैसे इंडिपेंडेंट होने के बाद में इंडिया के अंदर फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्ट होके आई थी, वो कैसे अपने डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करती है, कि कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी थी, वो कैसे अपने डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करती है आगे आने वाले सालों के अंदर। इसीलिए देखिए इसको लिखा हुआ है एरा। एरा का मीनिंग क्या होगा? एरा मीनिंग जो एक बहुत लंबे टाइम तक चीज रही हो, उसको हम एरा बोलते हैं। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक ऐसा एरा, जैसे हम आजकल बोलते हैं ना कि ये ट्रम्प का एरा है, ये मोदी का एरा है, या फिर हम किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम ले देते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान का अभी एरा चल रहा है। तो वो, जैसे आप सॉन्ग्स में देखते हैं कि हनी सिंह का एक एरा था 2010 से लेके, सॉरी 2005 से लेके 2015 के बीच का। तो वैसे ही एक एरा रहा था हमारी कंट्री की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी का, जो कांग्रेस थी, उसका डोमिनेंस का, कि कैसे उस पार्टी ने स्टार्टिंग के मल्टीपल डेकेड्स के अंदर डोमिनेट करा था इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो को। उसी के बारे में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे जो नेशन बिल्डिंग का चैलेंज था, उसके बाद में जो नेक्स्ट अपमोस्ट चैलेंज आया वो क्या था? डेमोक्रेसी बिल्डिंग का। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था, उसके अंदर हमें जो चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। अब हमारी बाद में प्रायोरिटी क्या रहती है? दे सेड दैट द नेशनल यूनिटी वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जब स्टार्टिंग में हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे तो हमारा यही था कि हम नेशनल यूनिटी को प्रायोरिटी देंगे, ना कि डेमोक्रेसी को। क्योंकि हो सकता है जब आप डेमोक्रेसी को प्रायोरिटी देंगे, डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जब आप डेमोक्रेसी को प्रायोरिटी देते हैं तब आप अपने सोसाइटी के बहुत सारे कल्चर्स को, बहुत सारे सेक्शंस को, उनको फ्री विल देते हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, डेमोक्रेटिकली किसी चीज को इलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे और जो मेजोरिटी कहेगी हम वो मानेंगे। बट अब यही बात है ना, मेजोरिटी होती है 51% की भी और 91% की भी। तो जब अगर 51% की मेजोरिटी कुछ कह रही है, बट उसमें से ऐसा है ना लोग 49% जो कुछ और ओपिनियन रखते हैं, और इन 49 में से भी कुछ 10% ऐसे होंगे जिनका अलग ओपिनियन होगा, मान लीजिए उनका ओपिनियन ए था, कुछ 10% ऐसे होंगे जिनका ओपिनियन बी है, कुछ 10% ऐसे होंगे जिनका ओपिनियन सी है, और ये मान लीजिए 15% डी की ओपिनियन है। तो जब इतने सारे डिफरेंट ओपिनियन होते हैं तब एक जो नया नेशन बनता है, जो इतनी डिफिकल्टी से निकल के आया है, इतने ऑपरेशन झेल के आया है, उसको हमेशा ये डाउट रहेगा ही रहेगा कि कैसे हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारी ये चीजें देखी हुई हैं। अगर हम ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं तो देर विल ऑलवेज बी अ डाउट कि हमारे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, हम इन डिफरेंसेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो अब हम देखते हैं द कंडीशन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट, बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ऐसा किया जा सकता था कि हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन ना रखे, हम टू पार्टी सिस्टम रख दें, हम वन पार्टी सिस्टम रख दें चाइना की तरह। तो हमने वो स्टेब्लिश नहीं किया। हमारे नेशनल लीडर्स कुछ चीजों को लेके, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वो बहुत श्योर थे, बहुत पर्टिकुलर थे। उनमें से डेमोक्रेटिक सिस्टम भी एक पार्ट था, कि हम कुछ भी हो जाए, हम नॉन डेमोक्रेटिक रूल को इतने सालों तक झेल के आए हैं, अब हम उसको नहीं रखेंगे। इंडिया में कुछ होगा तो डेमोक्रेसी के साथ ही हो। तो देखिए, आर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी।
They did not see politics as a problem, they saw it as a way of solving problems. तो हमारे लीडर्स ने पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम नहीं समझा, उन्होंने उसको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन समझा. Every society needs to decide how will it govern and regulate itself. There are always different policy alternatives to choose from. There are different groups with different and conflicting aspirations. How do we resolve these differences? Democratic politics is an answer to this question. तो जो हमारे पास बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं, उनको सबसे एक अच्छा आंसर करने का तरीका क्या होता है कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप को इस्टेब्लिश करें कि जिसके अंदर सबके व्यूज को सुना जाए, सबके वॉइसेस को हर्ड करा जाए. While the competition and power are two most visible things about politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. तो ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है. भले ही आप आज पढ़ रहे हैं और भले ही आप आगे बढ़ के एक ऐसे इंसान बन जाएं जो इस बुक को ही लिखे या फिर इस बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको इम्प्लीमेंट करें. इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एक ब्यूरोक्रेट. आप अब इसको पढ़ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली कुछ एम के लिए पढ़ रहे हैं अपना, कुछ स्कूल स्टूडेंट्स होंगे, कुछ एस्पिरेंट्स होंगे इसके अंदर जो यूपीएससी की अदर सिविल स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे. तो अगर आपको ये बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शुड बी डिसाइडिंग एंड परस्यूइंग पब्लिक इंटरेस्ट. और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है. अगर आपकी एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेटिव भी है तो भी आपको पॉलिटिक और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसी को ही परस्यू करना होता है. बट आज के टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि लोग पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ही परस्यू करते हैं. इवन वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही हो. अभी आप देखेंगे जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा सेटबैक चल रहा है. बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं. अभी तक वो ऑफिशियल नहीं है, इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी बुक है 11th क्लास की, इसकी भी एक सीरीज जो है वो आगे जाके लॉन्च करी जाएगी. हम 12th की इस बुक को पढ़ने के बाद में, 12th दिस बुक, हम 12th की इस बुक को पढ़ने के बाद में हम 11th की कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़ेंगे. क्योंकि कोई सेंस नहीं बनेगा अगर मैं आपको जो वर्ल्ड अफेयर्स वाली बुक है, कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स है, मैं आपको वो पढ़ा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको समझना है. बट इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिन्हें बच्चों को डाउट हुआ होगा. चाहे मैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूँ. तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ये वर्ड ही पता ना हो कि इनका क्या मीनिंग है. तो हम इनके अंदर आगे आके इसको डिस्कस करेंगे और साथ में हम इसके बाद वो बुक को लॉन्च करेंगे जिसके अंदर हम उसको अच्छी तरह से डिकोड करेंगे. उसमें एक एक चीज देखेंगे कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे आंसर्स आपको लिखने हैं उसके लिए. सो हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को एंड साइन हुआ था 24 जनवरी 1950 को. बहुत से बच्चों को तो इसी में कंफ्यूजन होती है कि अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर को 1949 को एंड साइन हुआ था एंड इफेक्टिव हुआ था. इनके अंदर डिफरेंस क्या है? तो देखिए मैं आपका ये जो डाउट है वो एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ. 26 नवंबर की जो हमारी डेट है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन चुका था. मान लीजिए कि वो पूरा रेडी था, उसमें अब कोई भी चेंजेस नहीं लाने हैं. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रेडी था, आपको ये भी बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगा था. ये टाइम भी आपको पता होना चाहिए, एज इट इज एग्जाम से पूछा जाता है. तो 2 years 11 months एंड 18 days के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और फाइनली ये 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया. तो हमने इसको क्या करा, इसको हमने इस दिन अडॉप्ट कर लिया. अडॉप्ट करने का मतलब क्या है? हाँ, हम मान रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है. तो इस दिन क्या थे, हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन थे ना वो भी इफेक्ट में आ गए. कुछ ही आए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया. तब ये डिसाइड करा गया कि नहीं, हम 26 नवंबर को लॉन्च नहीं करते हैं, हम इसको 26 जनवरी को लॉन्च करेंगे, इफेक्ट में लाएंगे. तो ऑब्वियसली जब 26 जनवरी आ जाएगा तो ईयर हो जाएगा आपका 1950. अब ये जो 26 जनवरी है, इस डेट का भी एक रेलेवेंस है. जब आपका 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ था. कांग्रेस हर साल एक ईयरली सेशन करवाती थी जिसके अंदर आपके प्रेसिडेंट चुने जाते थे और आपके बहुत सारे एजेंडास को स्टैब्लिश किया जाता था, फ्रंट पे रखा जाता था कि इस साल हम इस एजेंडा के ऊपर ब्रिटिशर से फाइट करेंगे. तो जब 29 के अंदर आपका ये कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी. मतलब
कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का आइडिया था ना, वो इस डेट को आया था। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड क्या करा कि हम 26 जनवरी को ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाएंगे, क्योंकि ये डेट एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। आई होप आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ भी आया होगा। तो जब ऐसी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको यूनिक करेंगे, जो आपको दूसरों से अलग करेंगे, आपके आंसर्स को अलग से हाईलाइट करेंगे, आपको ये चीजें एग्जाम्स में लिखनी होती है। इसी से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फैच होंगे। सो एट दिस टाइम द कंट्री वॉज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। तो अगर आपको ये लगता हो कि हम देखिए, हम इंडिपेंडेंट तो हो गए थे 1947 में, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया हमने 1950 में। तो इस बीच में इंडिया को रूल किसने करा? क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तब तो हमें पता ही नहीं होगा ना कि इलेक्शंस भी कैसे होने हैं, कैसे कितने फॉर्म्स की पार्टीज होंगी इंडिया के अंदर, कैसे कैसे लोग, कौन कौन से लोग वोट देंगे इसके अंदर। तो हमें ये नहीं पता था। तो अब इसके बाद में इस टाइम के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एक टेम्परेरी गवर्नमेंट। मतलब उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं करा है। तो कुछ लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे, ऑब्वियसली आपको ये पता होगा, और नहीं पता तो बता देता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है वो किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। एक असेंबली बनी जिसमें लोगों को इलेक्ट किया गया इनडायरेक्टली, और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और उनको बोला कि हम आपको जिम्मेदार देते हैं हमारे नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इन लोगों ने असेंबली में एक टू एक, इन्होंने कितना टाइम लिया? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। इन्होंने इतना टाइम लिया और इसके बाद में इन्होंने क्या करा? इन्होंने करा इलेक्शन हेल्ड, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट करा। तो अब इसके अंदर जब ब्रिटिशर्स चले गए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टेब्लिश हो गई थी 46-47 के आसपास। तो अब जब 47 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हो गए, इसके बाद तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं है इंडिया को रन करने के लिए। तो इसी असेंबली के कुछ लोगों ने ये डिसाइड करा कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ लोग अपना एक पोर्टफोलियो लेंगे। पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वो खेलते होंगे क्लैश ऑफ क्लैंस और बहुत सारी चीजें। तो आपका एक है ना, एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो होता है कि आप कौन से लेवल के ऊपर हैं, आपके पास क्या क्या चीजें, आपने कौन से रिवॉर्ड जीते हैं, कौन कौन से आपके पास अचीवमेंट्स हैं। तो वैसे ही पोर्टफोलियो क्या होता है? एक तरह का एक जोन है, एक तरह का एक ब्लॉक है, जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टास्क आपको असाइन कर दिए जाएंगे। तो मान लीजिए किसी ने अगर डिफेंस का पोर्टफोलियो लिया है, डिफेंस का पोर्टफोलियो लिया मतलब अब वो डिफेंस से रिलेटेड जो भी सारी चीजें होंगी ना, वो इंसान उनसे डील करेगा, उनका वो मिनिस्टर होगा। कोई किसी इंसान ने एजुकेशन का पोर्टफोलियो लिया है, तो एजुकेशन का जिसके पास पोर्टफोलियो होगा, वो एजुकेशन रिलेटेड सारे मैटर्स को हैंडल करेगा। तो यही होता है पोर्टफोलियो सिस्टम, और इसी को अडॉप्ट किया गया था 1947 के बाद में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके थ्रू। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज के चैप्टर को हम पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना डिटेल में पढ़ने के बाद में हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा कि हम एक ही साथ पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकें। और स्कूल में भी आप लोग 3 से 4 दिन तक इसको पढ़ते ही होंगे ऑब्वियसली, तभी जाके आपको सारी चीज समझ में आती है। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं, जो हायर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हायर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग दोनों पार्ट को एक साथ देख सकते हैं, उनको कोई डाउट नहीं होगा। बट कुछ स्कूल के बच्चे भी ऐसे होंगे जिनको धीरे धीरे समझ आएगा, जिनको बहुत सारी चीजें नई सिखानी पड़ेंगी, फर्स्ट टाइम वो सीख रहे हैं, तो उनके लिए हम धीरे धीरे चलेंगे। सो नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन हैड टू पुट इन द प्लेस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब है ना रूल तो बन गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे रूल हमने लिख दिए हैं, अब हमें उनको प्लेस में चलाना है। आप ऐसे टू डू लिस्ट बनाते हैं ना दिन में, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, आज इस साल मैं ये करूंगा, मैं वो अचीव करूंगा। भाई जब तक करोगे नहीं तब तक अचीव कैसे करोगे? तो अब आपको उनको प्लेस में भी लाना है, आपको उनको एक्शंस में लाना होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सेटअप इन 1950। इसी काम के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया जनवरी 1950 में। तो आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट ये आती है, आपको इसको लिखना है। सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको ये नाम पता होना चाहिए, आपको ये याद रखना है कि हमारे इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। आई होप आप लोग ये नाम याद रखेंगे। द कंट्रीज फर्स्ट general elections were expected sometime in 1950 itself. But the Election Commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. Holding an election required delimitation or drawing of the boundaries of the electoral constituencies. तो अब जब इलेक्शन हेल्ड करना होता है तो ऐसे ही तो नहीं ना कि आप इलेक्शन हेल्ड ही कर लेंगे, आपको कुछ नया ही नहीं करना पड़ेगा।
आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी ना। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए ये दो स्टेट्स हैं और ये तीन स्टेट है। अब ये तीन स्टेट हमें पता क्यों है, ये क्योंकि क्या ये तीन स्टेट हैं? कैसे पता है हमें? क्योंकि इनकी बाउंड्रीज है ना आपस में, ये देखिए, इन स्टेट की बाउंड्रीज हैं। ये बाउंड्रीज डिस्टिंग्विश करती हैं कि दिस इज स्टेट ए, दिस इज स्टेट बी एंड दिस इज स्टेट सी। तो इसीलिए जब जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होंगे तो हमें इन्हीं स्टेट्स के अंदर और भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेंगी कि स्टेट बी क्लॉज ए में, बी क्लॉज बी क्लॉज सी एंड बी क्लॉज डी, कि इस स्टेट से चार सीट्स हैं जिन चार सीट्स के ऊपर इलेक्शन हेल्ड करे जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने टाइम मांगा कि हमें अभी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ में हमें क्या बनाना है? इलेक्टोरल रोल बनाना है। तो अब नई टर्म आती है आपकी इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल क्या होता है? अभी आपका ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए। इलेक्टोरल क्या होती है? एक लिस्ट होती है। किसकी? पीपल्स की। कौन पीपल है ये? हु आर दे? दोज आर एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन। इसको बोलते हैं हम इलेक्टोरल लिस्ट। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा, आपको ये समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन एलिजिबल टू वोट, but these tasks took a lot of time. When the first draft of rolls were published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. तो जब फर्स्ट रोल प्रिपेयर हो गया ना, उससे पता चला कि 40 लाख वुमेन के तो नाम ही नहीं आए हैं। अरे, ये अजूबा कैसे हो गया? बट देखिए, ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसे ही अजूबे होते हैं। जैसे कि अभी अभी जो नई कंट्रोवर्सी चली है उसके अंदर पता चला है कि एक ही घर से 81 वोट्स पाए गए हैं। कि एक ही छत के नीचे 1 BHK के अंदर 81 लोगों ने वोट दिया है, उनका सेम एड्रेस है। तो ऐसे चीजें हो सकती हैं इंडिया में, कुछ शॉकिंग नहीं। फिर तो उन वुमेन्स के वोट इन एलिजिबल क्यों होते हैं? क्योंकि दे वर लिस्टेड एज वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ। उनको ऐसे उनके नाम नहीं दिए गए थे। मान लीजिए कोई इंसान है, महेंद्र कुमार शर्मा, तो उनकी वाइफ का नाम क्या लिखा गया? वाइफ ऑफ महेंद्र कुमार शर्मा। उनका खुद का नाम नहीं आया। इसीलिए वो जो ड्राफ्ट था उसको फेल माना गया, उसको दोबारा से प्रिपेयर किया गया कि वुमेन्स के नाम चाहिए, हमें ये नहीं पूछना है कि वो किसकी वाइफ है या किसकी बेटी है। वो वुमेन है, उसका एक अलग से नाम है, वही नाम हमें जानना है। The election commission refused to accept these entries and ordered a revision if possible and deletion if necessary. Preparing for the first general election was a mammoth exercise. Mammoth मतलब बहुत बड़ी exercise थी। No election on this scale have ever been conducted in the world before. और ये आपको याद रखना है, अमेरिका में भी इस टाइम तक यूनिवर्सल डाटा फ्रेंचाइजी नहीं आया था और ना ही वुमेन्स एलिजिबल थी वोट करने के लिए। हाँ, यह बात आपको याद रखनी है। अमेरिका से पहले इतनी बुद्धि तो हम में आ गई थी कि वुमेन और मैन के वोट इक्वल होते हैं, इसमें क्या ही डिफरेंस करना है। हमारी बुद्धि को ज्यादा ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे कार्ड होते हैं सोसाइटी के अंदर उसमें तो मैन का ही नाम आता है ज्यादातर। तो ये सुपेरियोरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ने बनाया हुआ है। नेचुरली आपका कुछ ऐसे बन के नहीं आया है, कुछ कुछ चीजों में है जो नेचुरल रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल आर इक्वल। सो 17 करोड़ एलिजिबल वोटर थे हमारे उस फर्स्ट इलेक्शन के अंदर। आज कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ के अबव हैं। Who had to elect about 3,200 MLAs and 489 members of लोक सभा। तो इसी से आपका नया क्वेश्चन पूछता हूं मैं। अभी लोकसभा में करंट स्ट्रेंथ कितनी है मेंबर्स की? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे और जो सही जवाब देगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा और वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको मुझे बताना है करंट लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, कि करंट लोकसभा में मेंबर्स कितने हैं, और राज्यसभा में भी साथ साथ। तो उस टाइम पे टोटल 3,200 एमएलए को और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करना था। ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। और एक नई शॉकिंग खबर क्या है कि ये जो लोग वोट देने वाले हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% ही पढ़े लिखे थे, बाकी लिटरेट नहीं थे। अब आपको एक मेजर डिफरेंस बताता हूँ, आपको जान के अच्छा लगेगा। आप मुझे बताइए, लिटरेट होना एंड नॉलेजेबल होना, दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको पता है ये चीज? मैं बताता हूँ। लिटरेट होने का मीनिंग क्या है? उसको बस अपना नेम लिखना या पढ़ना आता है और उसको साइन करना, दैट्स इट। अगर कोई इंसान ये कर लेता है ना तो उसको लिटरेट बोल देते हैं।
और जबकि ये चीज आप क्या किसी 5 साल के बच्चे से करा सकते हैं और किसी 55 साल की बूढ़ी दादी से भी करा सकते हैं। नॉलेजेबल अलग चीज है, नॉलेज होना किसी के बारे में मतलब आपको ज्ञान है उसके बारे में, आपको विजडम उसके बारे में। विजडम एक अलग चीज है। नॉलेज से भी आगे बढ़ के कुछ चीज आती है, वो होता है आपका विजडम। नॉलेज होना क्या होता है? मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि जयपुर से लेके दिल्ली तक का रास्ता क्या है, तो आपको उसकी नॉलेज है कि हाँ पहले आप ये राइट से जाइएगा, फिर यहाँ से लेफ्ट लीजिएगा, फिर जौहरी बाजार से निकलिएगा, फिर आपको ये बाईपास मिलेगा, उसके ऊपर चलते जाना है, बाद में आपको इंस्टीट्यूट आएगा, वहां से आपको राइट लेना है, ऐसे करके आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। एक होता है विजडम। विजडम नॉलेज को डिफरेंस कैसे करेगा? विजडम क्या कहेगा कि देखिए रास्ते तो मुझे पता है और 2 या 3 रास्ते हैं, बट मैं आपको कहूंगा कि आप है ना इस वाले रास्ते से जाइए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बड़ी सुंदर सुंदर नदियां आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जिसपे वजह से आपका सफर बहुत अच्छा रहेगा। तो जिसको नॉलेज थी उसने क्या बताया कि ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, मान लीजिए 350 किलोमीटर का। जिसको विजडम थी उसने बताया कि भाई साहब देखिए रास्ता तो 370 किलोमीटर है, थोड़ा बड़ा है, बट आपको मजे आ जाएंगे सफर में। तो इसके पास विजडम थी, इसके पास नॉलेज थी। ये है आपका एक छोटा सा एग्जांपल से डिफरेंस। मैंने सिंपल से सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको ये समझाने का ट्राई करा है। अगर कोई अच्छा एग्जांपल और मिलता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो देखिए, द इलेक्शन कमीशन trained over 3 lakh officers and polling staff to conduct the election। और इलेक्शन कमीशन ने इतने सारे ऑफिसर्स को ट्रेन भी करा ये इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। इट वाज नॉट द साइज ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्टोरेट दैट मेड इलेक्शन अनयूजुअल। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन was to be first big test of democracy in a poor and elected country। तो हमारा है ना जो मेन एक तरह से कह सकते हैं कि जो इशू था वो ये नहीं था कि इतनी बड़ी कंट्री के अंदर इतने सारे लोगों का इलेक्शन कैसे कराएंगे, बल्कि ये था कि एक जो ऐसी कंट्री जो 200 डेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिशर्स के आजाद हुई है, वो कैसे इतने बड़े स्केल के ऊपर, जिसके अंदर इतनी गरीबी है, जिसके अंदर इतने अनपढ़ लोग हैं, उनके बीच में इलेक्शन कैसे करवाती। इट वॉज नेवर अबाउट द strength of the country. It was never about the total numbers of people who are going to vote. It was always about how these people are going to vote. कि ये इतने पुअर और इतने इलिटरेट लोग कैसे वोट करेंगे, वो भी अच्छे तरीके से कैसे अपनी लीडरशिप को चुनेंगे। Till then, democracy had existed only in the prosperous countries, mainly Europe and North America, where nearby everyone was literate. By that time, many countries in Europe had not given voting rights to women। ये देखिए, उस टाइम तक तो यूरोप में वुमेन्स को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। In this context, India's experiment with universal adult franchising appeared bold and risky। तो इस टाइम की पे क्या हुआ? अगर इंडिया तो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोट नहीं करवा रहे थे बड़े राइट, बल्कि वुमेन्स को भी राइट दे रहा है वोट करने का। एंड इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। गैम्बल क्या होता है? जुआ। कि एक एडिटर ने से बोला कि ये सबसे बड़ा जुआ है दुनिया हिस्ट्री में। Organizer a magazine wrote Jawaharlal Nehru would live confess to confess the failure of universal adult franchise in India। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या लिखा कि जवाहरलाल नेहरू ये देखने के लिए जिंदा रहेंगे कि सबसे बड़ा फेलियर कैसे होगा आपकी नेशन का। A British member of the Indian Civil Services claimed that a future and more enlightened age will view with astonishment and absurd fears of recording the votes of millions of illiterate people। ये भी एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं इंडियन इलिटरेट पीपल्स का। अब ये साइड में आपको जो फिगर दिख रही है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये कौन थे? मैंने ऊपर आपको एजुकेशन का एग्जांपल दिया था, इससे मुझे याद आ गया अभी देख के। ये आपके इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे। आपको ये याद रखना है। ये देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। ऐसा नहीं है कि आपके इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे, फ्री इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट वन। नेक्स्ट, द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन्ड ट्वाइस एंड फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1953। इलेक्शंस ऑलमोस्ट आपके 4 मंथ तक चले। But this election, referred to as the 1952 election, since most part of the world country voted in January 1952। ये इलेक्शन स्टार्ट तो हो गए थे फिर 1951 में, बट इसको बोला जाता है कि द इलेक्शंस ऑफ 1952। इसका मेजर रीजन यही है क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में आपके जनवरी से इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कुछ कुछ मंथ तक ही चला ये सब। कुछ कुछ जगहों पे ही इलेक्शन हुए, ज्यादा जगह पे नहीं होते। मोस्ट पार्ट के अंदर, मैक्सिमम पार्ट के अंदर आपके जनवरी और फरवरी में वोट डाले थे। It took 6 months for campaigning, polling and counting to be completed। तो जो आपकी पार्टी से कैंपेनिंग हुई थी, पोलिंग हुई, पोलिंग मतलब वोट डालना,
एंड काउंटिंग हुई वोट्स की, उसको टोटल 6 महीने लगे थे। इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव, देयर वर एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट। कॉम्पिटिटिवनेस का हमें पता कैसे चलता है? मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर ही कंपटीशन आपको देखना हो कि आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं और कंपटीशन क्या है। मानिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो है ना रैंक 1, 2, 3 और 4 हमेशा लाते हैं, और ये लोग हमेशा ना फर्स्ट रैंक के अंदर ऊपर नीचे होते रहते हैं। मान लीजिए ये ए था, बी, सी, डी, ई। आज ए फर्स्ट आया तो नेक्स्ट मान लीजिए आपका कुछ सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है या फिर आपके कुछ प्री एग्जाम्स हो रहे हैं छोटे मोटे 20 मार्क्स के, 50 मार्क्स से। इस बार बी फर्स्ट आ गया, एक बार सी आ गया, एक बार डी आ गया, एक बार वापस से फिर ए आ गया। तो ये होता है कॉम्पिटिटिवनेस कि एक ही पोजीशन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ऐसे ही जब इलेक्शन हुए थे तो एक सीट के ऊपर ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 4 कैंडिडेट्स थे। ये आपकी एक पॉजिटिव डेमोक्रेटिक स्प्लिट को शो करता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि पूरा ही डोमिनेंस पहले से बना हुआ था इलेक्शन के कांग्रेस का। ऐसा नहीं था। अगर पहले से ऐसा होता था उनके सामने कोई सीट पे खड़ा ही नहीं होता। बट ऐसा तो नहीं था। ऑन एन एवरेज ही आपके 4 सीट्स के ऊपर, एक सीट के ऊपर 4 कैंडिडेट्स थे। तो इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी। The level of participation was encouraging. More than half the eligible voters turned out to vote on the day of elections. 50% से भी ज्यादा लोग जो एलिजिबल थे वोट देने के लिए वो लोग वोट देने के लिए आए थे। When the results were declared, these were accepted as fair even by the users. और ये एक आपको अच्छी स्पिरिट दिखेगी यहाँ पे जो आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलती कि आज के टाइम पे अगर कोई हार जाता तो ये नहीं कहता कि द रिजल्ट्स वर बायस्ड, दैट देयर वाज थेफ्ट ऑफ वोट्स। उस टाइम पे लूजर्स ने भी अपनी हार को स्वीकार किया था। एंड यही एक अच्छे कॉम्पिटिटर की निशानी होती है। आप भी जब एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, आपसे आपका दोस्त कोई पास बैठा और जीत जाता है और आपको ऐसे फील होता है यार ये तो मेरे से ज्यादा पढ़ता नहीं था फिर भी इसके ज्यादा मार्क्स कैसे आए। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। आप लूज नहीं हुए हैं। आपने जो नई मूवी आई थी आमिर खान की अभी सितारे जमीन पर, उसमें अगर लास्ट का सीन देखा होगा तो उनकी टीम जो थी वो एक कॉम्पिटिशन में जीतती जीतती नहीं है, वो सेकंड आते हैं। आमिर खान उसमें बड़े सैड होते हैं कि यार हम तो जीते ही नहीं, हम तो हार गए। बट उनके बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, उनकी जो टीम होती है। अब वो आमिर खान को डांट रहा है कि अरे अरे मत उड़ो, मत तुम उछल क्यों रहे हो, तुम डांस क्यों कर रहे हो, अपन हार गए हैं। बच्चे तो नहीं नहीं सर हम कहाँ हारे हैं, नहीं हारे। आमिर खान बोल रहे हैं, अरे हार गए ना अपन, सेकंड आए, हार गए अपन। बच्चे क्या बोले, नहीं सर हम सेकंड रैंक से जीते हैं। तो ये क्या है, ये उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है जो उनको ये बता रहा है कि फर्स्ट आना इज नेवर टू बी द गोल। आपको फर्स्ट आना, हाँ अच्छा है वो, आप आइए फर्स्ट, आप अचीव कीजिए, 100 मार्क्स आपको लाने हैं, आप 100 मार्क्स लाइए। बट इट डजेंट मीन जब 99 मार्क्स आर नॉट वर्थ ऑफ। जिसने 1 से लेके 100 तक की दूरी तय की है उसने इस ग्राफ में इतना चला ना, तो जो 1 से लेके 99 तक यहाँ तक आया है उसका वेस्ट कैसे हो गया ये? आप उसको वेस्ट कैसे मान सकते हैं? आप भी जीते हैं। और इवन अगर किसी ने यहाँ से स्टार्ट करा है और यहाँ तक भी चला है तो वो भी जीता है क्योंकि उसने आगे बढ़ने की कोशिश करी है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि नो वन इज अ लूजर until unless you tried hard enough to achieve it. So next हम देखते हैं, the Indian experiment had proved the critics wrong. The time of India had held the polls, have confounded all those skeptics who thought the introduction of adult franchising too risky an experiment in this country. The Hindustan Times claimed that there is a universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment of democratic elections in the history of the world. अब ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी आयरनी है। आयरनी मतलब एक तरह से कि जो बात पहले बोल रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले लोग क्या चिढ़ा रहे थे, ये तो इलिटरेट पीपल हैं, इनसे तो क्या ही इलेक्शन होने वाले हैं, देखो देखो ये वुमेन्स को वोट करना अलाउ कर रहे हैं, हम लोग इतने पढ़े लिखे हो गए, यूरोपियंस हो गए, हम लोग वुमेन्स को वोट करना अलाउ नहीं करते। ये लोग तो कैसे इलेक्शन करा पाएंगे, सभी पुअर है, सभी इलिटरेट है। अभी वही लोग क्या बोल रहे हैं, एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट था क्या, इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड themselves admirably in the largest experiment of democratic election in the history of the world। तो देखिए क्या हो, यही कहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, वो है ना कौन 4 लोग, यही 4 लोग जो ऊपर क्या बोले थे, ये चीज बोले थे, आप फेल हो गए, सबसे बड़ा गिमिक आपका ये, कुछ भी नहीं होने वाला, आप फेलियर देखने के लिए कन्फेस करो, आप फेलियर कन्फेस करोगे। अभी आधे ही पैराग्राफ में इन्होंने क्या बोल दिया,
एडमायर करते हैं इंडिया को, वैसा इतनी इंडिया ने इतनी बड़ी चीज अचीव कर ली फर्स्ट टाइम वो भी हिस्ट्री के अंदर। तो यही है, जब तक आप कुछ करते नहीं है तब तक सारे बोलेंगे, जब आप कुछ कर लेंगे तब भी सारे बोलेंगे, वो चुप नहीं होने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया क्या है, इधर से सुनो, इधर से निकाल दिया, ये बीच में है ना जो दिमाग, इसको खाली रखने का, लोगों की बातों से, पढ़ाई से नहीं। पढ़ाई से रखोगे तो सच में खाली रह जाएगा, फिर तो ये जो अंदर जा रहा है ना वो अंदर ही रुक जाएगा, बाहर भी नहीं निकलेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इंडिया जनरल इलेक्शन इन ऑफ 1952 became a landmark of the history of democracy all over the world. It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education. It proved that democracy could be practiced anywhere in the world. कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस। अब हम हेडिंग देख रहे हैं, नहीं कांग्रेस का डोमिनेंस कैसे बना फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस के अंदर। तो हमने ये सबसे पहले तो पढ़ा था अभी क्या, हमारा एक ब्रीफ ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का कि कैसे इलेक्शंस हमने कराए। तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, यहाँ पर हम इस फर्स्ट पार्ट को खत्म करेंगे। ये पार्ट दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज के अंदर ही रिलीज होंगे, बस सिर्फ इसलिए इसको अलग अलग रिलीज कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए कन्वीनियंस बना रहे कि किसी को एक पार्ट समझ में ना आया हो, किसी को आगे वाले चैप्टर में प्रॉब्लम आती हो स्टार्टिंग का उसको इजी लगता हो, किसी को आगे वाला इजी लगता हो स्टार्टिंग में मुश्किल होती हो, एक बेस बनाना हो उसको। और ज्यादातर ये कि बच्चे एक साथ इतनी बड़ी वीडियो नहीं देखेंगे, उनको थकान हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो वो 10 to 20 मिनट्स मैक्सिमम तक कंसंट्रेटेड रहेंगे, उसके बाद में आपका कंसंट्रेशन लेवल धीरे 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 गिरता रहता है। तो इसीलिए जब तक आपका कंसंट्रेशन लेवल गिरे वो वीडियो एंड हो जाए वही आपके लिए सबसे अच्छा है। तो हम इसको कॉन्सेक्यूटिव डेज के ऊपर ही रिलीज करेंगे, ये वीडियो अगर आज आ रही है तो ये नेक्स्ट डेज के दूसरी वीडियो भी आ जाएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम देखते हैं कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस। द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शन। सबको पता था कि आईएनसी ही जीतेगी, आईएनसी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द कांग्रेस पार्टी, as it was popularly known, had inherited the legacy of the national movement. It was only party then to have an organization spread all over the country. And finally, in Jawaharlal Nehru, the party had the most popular and charismatic leader in Indian politics. He led the Congress campaign and toured through the country. When the final results were declared, the extent of the victory of the Congress did surprise many. तो हमें ये सब याद नहीं रखना है, ये सब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। हम यहाँ से रखेंगे, the party won 364 of the 489 seats. The first Lok Sabha election finished way ahead any than any other challenger. The Communist Party of India came in terms of seats won only 16 seats. मतलब फर्स्ट नंबर पे जो पार्टी है ना उसने 364 सीट जीती है, और जो सेकंड नंबर आया है वो आया 16 सीट्स का। ये क्या मतलब हो गया, मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का पेपर था, टॉपर के आए हैं 97, बट जो सेकंड रैंकर है उसके आए हैं 47। इसके बीच में कोई गैप ही नहीं, सारा गैप ही गैप है, कोई भी नहीं है इसके अंदर। ये कहना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस ने 3 सीट जीती और सेकंड पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी उसने 16 सीट जीती। तो हमें यह रखना है कि कांग्रेस फर्स्ट थी और कम्युनिस्ट सेकंड थी। ये देखिए, इस मैप के अंदर क्या दिखाया हुआ है, कांग्रेस का डोमिनेंस की स्टेट्स रूल्ड बाय द कांग्रेस, मतलब कौन कौन से स्टेट के अंदर कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में थी। तो ये जो येलो वाला है ना पूरा का पूरा जो इस कलर में है, ये सारी कांग्रेस की पार्टी थी। बस जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एनईएफए के अंदर और ये केरला के अंदर, इनके अंदर आपकी कांग्रेस पार्टी नहीं है। The Congress scored big victory in the elections as well. It won a majority of seats in all the states except Travancore, Cochin, जो कि आज का केरला है, मद्रास, उड़ीसा। Finally, even these states, the Congress formed the government. इनमें येलो इसलिए दिखा रखा है क्योंकि इनको पहले मेजोरिटी नहीं मिली थी, बट बाद में पार्टीज के गठबंधन से, पार्टीज के कोalition से उन्होंने भी वहां पे भी गवर्नमेंट अपनी बना ली। एज एक्सपेक्टेड सबको पता था, जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए, और आई थिंक ये सबको पता भी है कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम अब अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है इलेक्शन से कि जो सेकंड और थर्ड इलेक्शन हुए थे ना 1957 और 62 में, कांग्रेस ने सेम ही पोजीशन मेंटेन की थी, अप्रोक्सीमेटली 3/4 सीट्स वो तब भी जीते थे। None of the opposition parties could win even 1/10 of the number of seats won by the Congress. मतलब कांग्रेस ने अगर 365 सीट जीती हैं, इसका 1/10 कितना होगा, 36 सीट्स। इवन अगले आने वाले 15 सालों तक कोई पार्टी इस मार्क को भी टच नहीं कर पाई थी, इतनी आगे थी कांग्रेस उस टाइम पे। In the state assembly election, the Congress did not get a majority in few cases. The most significant of these cases were in Kerala in 1957, when a coalition led by the CPI formed the government. CPI है
अभी पढ़ाया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस लाइक दिस, द कांग्रेस कंट्रोल्ड द नेशनल एंड द ऑल द स्टेट गवर्नमेंट. The extent of victory of the Congress was artificially boosted by our electoral system. The Congress won 3 out of every 4 seats, but did not even get half of the votes. अब आपको ये अपना 11th वाली बुक पे वापस आना है. इसका क्या मीनिंग है? आपने एक टर्म पढ़ी थी, FPTP. इसके फुल फॉर्म सभी बच्चे मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है. जो करेक्ट बताएगा उसका कमेंट यहाँ पे पिन होगा. FPTP की फुल फॉर्म. FPTP, अब ये देखिए क्या कह रहा है. कांग्रेस हमने देखा कि एवरी थर्ड ऑफ 4 सीट्स वो जीती है. मतलब अगर 4 सीट टोटल है पे, उनमें से 3 तो कांग्रेस की है ही है. तो मतलब अगर इंडिया में 400 सीट्स है, उसमें से 300 कांग्रेस की है. ये तो पता है, बट देखने वाली बात क्या है कि ये जो सिर्फ मान लीजिए उन्होंने अगर इतनी सीट जीती है, उसमें से 50% मेजोरिटी भी वोट्स के अंदर नहीं मिली उनको. यही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. मुझे कंप्यूटर की फुल फॉर्म याद आ गई, FPTP उसके अंदर भी होता है, FTP, फर्स्ट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो ये FPTP क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. अब इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ सभी बच्चों को, एक बार आपका रिविजन हो जाएगा कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है. मान लीजिए ये एक सीट है, सीट ए एंड सीट बी. सॉरी सॉरी, सीट आपकी एक ही रहेगी. सीट के लिए कैंडिडेट दो खड़े हो रहे हैं, कैंडिडेट नंबर बी एंड कैंडिडेट नंबर सी. ये सिर्फ और सिर्फ इस एजी सीट के लिए इलेक्ट कर रहे हैं. अब ये जब इलेक्ट हुए ना, तो मान लीजिए टोटल 100 वोटर्स थे, उनमें से 37 लोगों ने इसको वोट दिया एंड 43 लोगों ने इसको वोट दिया. कितने हो गए टोटल? 88. एंड 12 लोगों ने किसी को वोट नहीं दिया. अब अगर इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो ये परसेंटेज है इसका, आउट ऑफ 100. 37% ने इसको वोट दिया, 43% ने इसको वोट दिया और 12% ने किसी को नहीं दिया. अब अगर हमें देखा जाए कि मेजोरिटी लोग वोट देते हैं तभी इंसान इलेक्शन जीतता है, तो आप देखोगे मेजोरिटी तो किसी की बात नहीं है. कि मेजोरिटी किस में होती है? 51% में होगी ना. बट 50% को तो क्रॉस ही नहीं किया किसी ने, बट किसी ने 43 किया, तो हमने इसी को जीता हुआ मान लिया. यही होता है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. इंडिया के अंदर ये इसीलिए लिया गया क्योंकि जब आप देखोगे कि ये तो दो कैंडिडेट थे, हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही अप्रोक्सीमेटली 4 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे थे. तो ये क्या है? ये परसेंटेज और कम हो जाएगा ना, ये परसेंटेज और डिवाइड हो जाएगा. इसको 13% लोगों ने लेट किया, इसको 12 ने, इसको 22 ने, इसको 32 ने. ये और कम हो गया. तो ऐसे के अंदर अगर किसी को 50% मिलता ही नहीं है, तो ऐसे तो इलेक्शन आप बार बार करवाते रह जाएंगे. इसीलिए FPTP सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया कि हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 51% हासिल किया या नहीं किया. हमें बस ये देखना है कि आपने दूसरे कैंडिडेट से कितने ज्यादा वोट्स लिए हैं. अगर आपका एक भी वोट ज्यादा है उससे, भले ही वो 49.6% पे हो और आप 49.7% पे हो, तो आप इलेक्टेड माने जाए. बस इसका मतलब ये होता है, एकदम सिंपल टर्म्स में. तो देखिए, द सोशलिस्ट पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन द टर्म्स ऑफ वोट, secured more than 10% of the votes of the all of the country, but it could not even win 3% of the seats. अब ये भी बात है कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसमें वोट का परसेंटेज तो अबाउट 10% रहा, बट उसको सीट एक भी नहीं मिली. अब ये कैसे होगा? हम एक एग्जांपल से देखते हैं. मान लीजिए ये दो सीट्स हैं, सीट नंबर 1 और 2. इसके ऊपर दो कैंडिडेट खड़े हुए, A और B. इसके ऊपर दो खड़े हुए, C और D. इसको वोट मिला 40%, इसको मिला 39%. ठीक है, इसको मिला 30%, इसको मिला 28%. अब मुझे बताइए कि ये दोनों मेंबर्स है ना, ये सेम ही पार्टी के हैं, कांग्रेस के. ये दोनों मेंबर जो है सोशलिस्ट पार्टी के. अब हम देखेंगे इनमें से जीतेगा कौन. ऑब्वियसली A एंड C जीतेंगे क्योंकि इनके पास ज्यादा वोट्स का परसेंटेज शेयर है. तो इनके पास, मान लीजिए इनको टोटल वोट कितने मिले, 70 वोट्स मिले, उसके अंदर इन्होंने 2 सीट जीत ली. बट अभी आप ये देखिए, इनको कितने सीट्स मिली? 67. बट इनको सीट कितनी मिली? 0. ऐसा कैसे हो? इनको 70 वोट्स मिलने पर 2 सीट मिल गई और इनको 67 वोट्स पर भी एक सीट नहीं मिली. यही क्या है? आपका FPTP है. तो ये क्या कह रहे हैं कि भले ही कांग्रेस को सीट ज्यादा मिली हो, बट अगर वोट्स का के परसेंटेज का रेशियो देखा जाए, तो सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट मिले थे, बट उनको सीट 3% ही मिली. तो ये हमने पढ़ा है, देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड इन टेक्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इन द लास्ट ईयर. तो इन द ये हमने
यहाँ पे समझ लिया है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, इन्होंने वही समझाया हुआ है जो अभी हमने पढ़ा। ये सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताया हुआ है, ये आपको अपने आप ही रिवाइज करना होगा, क्योंकि हम इतना स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें डेवलप कैसे हो रही है। ये पूरा पार्टी के बारे में बताया हुआ है, किसने इसको फाउंड किया, कैसे वो पार्टी इलेक्ट हुई, कहाँ कहाँ पे वो जीती, ये सब आपको रिवाइज करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आज यहाँ पे खत्म होता है। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई हो, आप थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए हो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।